अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 19 है और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम सैलरी शीट को कैसे बना सकते हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 18 के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्कशीट हम कैसे बनाते हैं और उस मार्कशीट के अंदर मैंने इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करके आपको ग्रेड और रिमार्क निकाल के दिखाया था। इसी तरीके से आज हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल सैलरी शीट के अंदर भी करेंगे कि इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करके हम सैलरी शीट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सैलरी शीट में कौन कौन सी फील्ड्स यूज़ होती हैं। वैसे सैलरी शीट्स अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन जो कॉमनली फील्ड सैलरी शीट के अंदर जो यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी जो कि एम्प्लॉय की आईडी होती है, एम्प्लॉय नेम जो कि एम्प्लॉय का नेम होता है, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन वो एम्प्लॉय क्या करता है क्या नहीं करता है, उस डेजिग्नेशन के हिसाब से उसकी जो बेसिक सैलरी है वो क्या बनती है और उसका जो अलाउंस है वो कितना बनता है। लेकिन ये अलाउंस जो है ये हमारे पास है 10%। अभी हम ये भी देखेंगे कि 10% अलाउंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जिसे हम बेसिक सैलरी और अलाउंस को अगर आपस में मिलाते हैं तो जो सैलरी हमारे पास बनती है वो कहलाती है ग्रॉस सैलरी। पर डे सैलरी यानी एक दिन की सैलरी, एब्सेंट अमाउंट, लोन, डिडक्शन एंड नेट सैलरी, ये सारी फील्ड्स हमारी सैलरी शीट के अंदर यूज़ होती हैं और तमाम चीज़ों के लिए मैंने हर जगह पर इफ़ कंडीशन का फार्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देखें, मैं अगर F2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इफ़ कंडीशन नज़र आ रही होगी। यहाँ पर अलग अलग फार्मूले मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब देखें, यहाँ पर मैंने बताया कि अगर A4 बराबर है 101 के, यानी अगर ये वाला सेल 101 के बराबर होगा तो यहाँ पर इस वाले सेल में यानी नेम वाले सेल में अली लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर ये वाला सेल बराबर होगा A4 मतलब A4 वाला सेल बराबर होगा 102 के तो नुमान आएगा। वही सेल अगर 103 के बराबर है तो फिजान आ जाएगा। 104 के बराबर होगा तो अदनान आ जाएगा। और वही सेल आपका A4 वाला सेल जो है वो 105 के बराबर होगा तो ज़ीशान आ जाएगा। तो मैंने हर आईडी नंबर पर अलग अलग बंदों के नाम रखे हुए हैं। जिसका जो आईडी नंबर हम देंगे इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर हम जो भी आईडी नंबर देंगे उसका नाम हमें इस सेल में क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो इसका यूज़ कर रहे थे। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आने के बाद अब ये 101 लिखा हुआ है, मैं 102 लिखूँगा तो 102 पर जो जिस बंदे का रिकॉर्ड होगा ना वो आ जाएगा। ये देखें, नुमान था, नुमान आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ इफ़ कंडीशन का यूज़ करके मैंने नेम निकाला। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें या दोबारा मैं 101 ही कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मतलब जो है नेम को मैंने कनेक्ट किया आईडी से। इसी तरीके से मैंने इफ़ कंडीशन की मदद से इसके डेस्टिनेशन को कनेक्ट किया इसके नेम से। जिस बंदे का नाम हम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक उसका डेस्टिनेशन खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने जो है ना वो इफ़ कंडीशन का यूज़ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ मैंने बताया कि अगर ये B4 वाला सेल बराबर है अली के, यानी अगर इस सेल में अली नाम का कोई बंदा आता है, अली मतलब अली नाम आता है तो उसका जो भी डेजिग्नेशन हमने यहाँ मेंशन किया है वो हमें यहाँ दिखाएगा। इस तरीके से मैंने बोला अगर वही सेल नुमान के बराबर हो तो उसका डेजिग्नेशन ये होना चाहिए, वही सेल हमारा फैजान के बराबर होता है उसका हमारा डेजिग्नेशन ये होना चाहिए। इस तरीके से मतलब मैंने अलग अलग नामों से उसके अलग अलग डेजिग्नेशन मैंने इफ़ कंडीशन की मदद से यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो होगा ये कि मतलब हमारा नाम जो है आईडी से मतलब जो हमारा नाम चेंज होगा, नाम से ऑटोमेटिक उसका डेजिग्नेशन भी खुद ही हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम बेसिक सैलरी है तो जैसा डेजिग्नेशन होगा उसके हिसाब से उसकी बेसिक सैलरी बनेगी। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने बेसिक सैलरी को डिफ़ाइन किया है। अब देखें, यहाँ पर मैंने बोला कि अगर यहाँ पर मैनेजर है, यानी अगर C4 यानी ये वाला सेल C4 ये वाला सेल है, अगर ये सेल बराबर है मैनेजर के तो उसकी सैलरी इतनी होगी। और ये सेल बराबर है मतलब इस सेल में अगर एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो उसकी सैलरी इतनी होगी। और उसी सेल में अगर अकाउंटेंट लिखा हुआ आता है तो उसकी बेसिक सैलरी हमें ये बताएगा। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से उसकी अलग अलग बेसिक सैलरी को भी यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी मतलब जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेसिक सैलरी को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस डेजिग्नेशन पर क्या बेसिक सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर अलाउंस पर आते हैं। अच्छा, जो अलाउंस हमारा निकलेगा वो निकलेगा इस बेसिक सैलरी के हिसाब से कि इसका 10% कितना बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल तो हमने यहाँ पर क्या किया है, अलाउंस हमने कैसे निकाला, मैंने इसकी जो बेसिक सैलरी थी उसको पहले 10 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया हमने 100 से। तो इस तरीके से हम ये इसका 10% जो है इसका अलाउंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है, मतलब 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर इसका जो हमारे पास अलाउंस बेसिक अलाउंस बनेगा वो हमें क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो पहले हमने बेसिक सैलरी वाले सेल को 10 से मल्टीप्लाई करके जैसे हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका अलाउंस होगा वो आ जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी होता है कि इसको हम यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं।
तो अलाउंस का तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम बेसिक सैलरी का इस्तेमाल करके हम उसका 10% अलाउंस निकाल सकते हैं। अगर आपने 10% अलाउंस निकालना है तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर हम इसकी बेसिक सैलरी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो भी इसका हमारा 10% अलाउंस निकल जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हमारा ये था कि फॉर एग्जांपल हम इक्वल लगाते हैं, यहाँ पर हमने इसकी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10% से, तो हमारा जो अलाउंस है वो आ जाएगा, वही सेम आएगा। तो ये देखें जो ऊपर अलाउंस आ रहा है वही नीचे आ रहा है। तो दूसरा तरीका यह है, इस दूसरे तरीके को भी इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट इस तरीके से भी 10% अलाउंस निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब 10% अलाउंस निकाला है, अगर आपको 20% अलाउंस निकालना है तो उसके लिए फिर आपको उसको 20% से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो इसका जो भी 20% अलाउंस बनेगा वो हमें यहाँ पर शो करवाएगा। ठीक है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी क्या होती है? ग्रॉस सैलरी बेसिकली हमारे पास जो बेसिक सैलरी है और जो इसका अलाउंस है उसको अगर हम दोनों को मिला दें तो जो हमारी मतलब जो बनती है वो क्या बनती है, ग्रॉस सैलरी बनती है। मतलब अलाउंस को अगर आप बेसिक सैलरी और अलाउंस को दोनों को आपस में मिलाएंगे तो तीसरा रिजल्ट आपके पास आता है ग्रॉस सैलरी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पर डे सैलरी कैसे निकलती है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो पर डे सैलरी को हम क्या करते हैं, जो वो आप पे डिपेंड करता है, वैसे ज़्यादातर बेसिक सैलरी से हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ग्रॉस सैलरी से निकाली हुई है। तो आप वैसे बेसिक सैलरी से इसकी पर डे सैलरी निकालें तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर आने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दोबारा फार्मूला लगा देता हूँ। तो यहाँ देखें जैसे मैंने बोला भाई बेसिक सैलरी जो है, बेसिक सैलरी को डिवाइड अगर हम करते हैं 30 से तो इसकी जो पर डे सैलरी होगी ना वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। तो ये इसकी पर डे सैलरी इसकी ये बन रही है। तो आप अपने हिसाब से जो भी पर डे मतलब जो भी इसकी बेसिक सैलरी होगी उसको आप 30 से डिवाइड करेंगे तो उसकी जो पर डे सैलरी होगी ना वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद नंबर ऑफ़ एब्सेंट है, यहाँ मैंने अभी कोई फार्मूला नहीं लगाया, लेकिन यहाँ अगर हम अमाउंट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मतलब जो है छुट्टी का डिडक्शन क्या बन रहा है वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ देखें नंबर ऑफ़ एब्सेंट को मैंने पर डे सैलरी से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जितने दिन की वो छुट्टी करेगा उसको उसकी पर डे सैलरी से मल्टीप्लाई कर देगा तो जाहिर सी बात है उसके उतने दिन के पैसे यहाँ पर हमें दिखाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर आने के बाद मैंने इधर 1 लिखा तो मतलब इसकी एक दिन की ये सैलरी है, तो जब एक दिन की छुट्टी करेगा तो इसके एक दिन के जितने पैसे ही कटेंगे, कुछ इस तरीके से आपके पास आपको यहाँ दिखा रहा है। ठीक है। अगर वो मिसाल के तौर पर 2 दिन की छुट्टी करेगा तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 2 दिन के पैसे उसके यहाँ दिखाएगा, कुछ इस तरीके से। तो मैंने क्या करा है, अमाउंट को मतलब जो है अमाउंट मैंने इस तरीके से निकाला है कि यहाँ पर आने के बाद मैंने एब्सेंट को मल्टीप्लाई कर दिया पर डे सैलरी से, तो वो जितने दिन की छुट्टी करेगा उसके उतने दिन के पैसे कट के यहाँ पर हमारे को नज़र आ जाएंगे। तो इसका जो छुट्टी का जो अमाउंट है वो ये बन रहा है, उसके इतने पैसे कटे। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं लोन पर। लोन जैसे उसने अगर अपनी कंपनी से कोई उधार वगैरह लिया है पहले, मतलब सैलरी मिलने से पहले कोई उसने उधार ले लिया है तो वो यहाँ पर हमारे पास लोन आ जाएगा। तो डिडक्ट अमाउंट हमारे पास क्या होता है कि वो अमाउंट जो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आने के बाद वो अमाउंट जो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आने के बाद जो है हम लोन को अगर देखें या फिर इस अमाउंट को देखें तो दोनों हमारे डिडक्ट अमाउंट में जा रहे हैं। यानी लोन वो भी पैसे हमारे सैलरी से कटेंगे और जो छुट्टी की है वो भी पैसे हमारे सैलरी से कटेंगे। तो डिडक्ट अमाउंट दरअसल वो होता है जो हमारी सैलरी में से पैसे कट के जो हमें सैलरी मिलती है ना, वो जो पैसे कट रहे हैं हमारी सैलरी में से वो हमारा डिडक्ट अमाउंट कहलाता है, क्योंकि वो हमें नहीं मिल रहा। वो 2 सूरतों में हमारे पास आते हैं, या तो हम उधार लेंगे या तो फिर हम छुट्टी करेंगे। तो उसने जो लोन लिया वो भी पैसे उसके कटेंगे सैलरी में से, जो उसने छुट्टियाँ की उसके भी पैसे कटेंगे, तो ये कहलाता है। अब हमारा टोटल डिडक्ट अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, लोन और अमाउंट को मिलाकर, मतलब टोटल हमारा डिडक्ट अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, लोन को और छुट्टी के पैसे जो बन रहे हैं उसको मिलाकर टोटल हमारा डिडक्ट अमाउंट बन रहा है ये। तो डिडक्ट अमाउंट हमारा वो अमाउंट है, मैंने आपको बता दिया कि जैसे अगर वो उधार ले रहा है तो वो भी पैसे उसके कटेंगे और छुट्टी कर रहा है तो उसके भी पैसे कटेंगे। तो टोटल उधार और छुट्टी के जो पैसे कट रहे हैं वो टोटल कितने कट रहे हैं वो कहलाता है हमारा डिडक्ट अमाउंट, वो यहाँ पर आपको शो करवा रहा है। अच्छा, नेट सैलरी क्या होती है? जो पैसे कटने के बाद जो पैसे हमें मिलते हैं, जिसमें अगर तो छुट्टी के पैसे और जो उधार के पैसे उसने हमारे काट लिए, उसके बाद जो पैसे हमारे को मिल रहे हैं वो हमारे कहलाती हैं, वो हमारे कहलाते हैं नेट सैलरी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें यहाँ पर, तो मैंने क्या करा, इसकी जो ग्रॉस सैलरी थी उसको मैंने डिडक्ट अमाउंट से माइनस कर दिया। ऐसी बात है, डिडक्ट अमाउंट वो अमाउंट है छुट्टी वगैरह के और जो उधार के पैसे हैं उसको टोटल यहाँ आ रहे हैं। तो टोटल अमाउंट को जैसे ही मैं उसकी ग्रॉस सैलरी में से माइनस करूँगा तो जो छुट्टी वगैरह के कटने के बाद जो पैसे इसको मिलेंगे वो टोटल कितने मिलेंगे वो यार नेट सैलरी में आपको बताएगा। तो इस तरीके से आपको जो भी नेट सैलरी हमारी वो सैलरी होती है जो पैसे कटने के बाद जो भी पैसे मिलते हैं वो हमारी नेट सैलरी कहलाती है। तो यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करा, डिडक्ट अमाउंट को उसकी ग्रॉस सैलरी में से जैसे ही हमने इसको माइनस किया तो जो अमाउंट है वो हमारी कहलाती है नेट सैलरी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी सैलरी शीट को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर जो है
मतलब जो है उसका डेजिग्नेशन के मुताबिक उसकी बेसिक सैलरी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर उसकी बेसिक सैलरी से रिलेटेड उसका 10% अमाउंट हमारा कैसे निकलता है, ग्रॉस सैलरी कैसे निकलती है, पर डे सैलरी कैसे निकलती है, एब्सेंटीज़ और छुट्टियों के पैसे कैसे कटते हैं, और लोन वगैरह कैसे मतलब जो यहाँ पर हम निकालते हैं, और टोटल डिडक्ट अमाउंट क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि लोन और छुट्टी के पैसे जो मिल के बनते हैं वो हमारा डिडक्ट अमाउंट कहलाता है, ठीक है। और नेट सैलरी हमारी ऐसी सैलरी होती है जो छुट्टियों के पैसे कटने के बाद जो सैलरी मिलती है वो हमारी क्या है, नेट सैलरी है। तो आई होप आपको सैलरी शीट समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस MS एक्सेल से रिलेटेड आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।